वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन। आज का हमारा डेट है 28 फरवरी। और 28 फरवरी के इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ये ग्रुप है, ये पेड ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा ये एक टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जो भी अपडेट्स होंगी यहाँ मिल जाएंगी। बाकी देखो भाई, यही है हमारे आज के इम्पोर्टेंट 5 आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल लिम्फेटिक फेलियारिसिस पे है। ये एक डिजीज है जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछने की एक इसमें मतलब एक तरीके से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। फिर डिजिटल पेमेंट की डिप्लोमेसी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे यूज कर रहे हैं, ये आर्टिकल उस पर है। फिर है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फिर इकोसिस्टम्स के ऊपर, और फिर इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप। ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स, राइट। जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करें लिम्फेटिक फेलियारिसिस। अभी जो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं एसपी बाघेल, स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट करा है जो कि लिम्फेटिक फेलियारिसिस को खत्म करेगा, और इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है 2027 का। ठीक है भाई, पहले तो ये देखा जाएगा कि इस डिजीज से किस किस को इम्पैक्ट हो रहा है, और उन सब लोगों को जिनको ऑलरेडी ये डिजीज हो चुका है उनके वहां मेडिकेशन सप्लाई की जाएगी, दवाइयां दी जाएगी। और इस पूरे के पूरे कैंपेन में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, 92 डिस्ट्रिक्ट्स 11 स्टेट्स कवर की जाएंगी, 2 हफ्ते तक चलेगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पे आ रही हैं 2027 तक। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसका टारगेट कितने ईयर, कौन से ईयर में है, 2030। हम लोग 3 साल पहले रख रहे हैं 2027 तक, राइट। तो ये है लिम्फेटिक फिलियरिसिस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। और ये जो पूरा एक कैंपेन है, हम लोग यहाँ पर जैसे टीबी को हमने एलिमिनेट करा और हमने उसमें सक्सेसफुल भी हुए। टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हुआ। काला अजहर को हम यहाँ पर एलिमिनेट, लिम्फेटिक फिलियरिसिस को काला अजहर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर खत्म करने की पूरी कोशिश में। तो ये है आपको इस कैंपेन के बारे में जो याद रखना है। और पिछली बार भी इस कैंपेन को चलाया गया था तो 82.5% एलिमिनेशन हो गया था। अब 95% से ज्यादा यहाँ पर करना है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी पार्टिसिपेशन रखनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ही यहाँ पे जुड़ेगी, क्योंकि ये काम एक का नहीं है। यहाँ पे पंचायती राज, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट सबको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेजेस, तभी इसको हम पीपल्स मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपको ये वाला डिजीज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई टेरेन डिफिकल्ट है और ट्रांसपोर्टेशन के काफी बड़े इश्यूज हैं, इसलिए हमें लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सामान पहुंचाना, अवेयरनेस पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारे जो फैमिली हेल्थ वेलफेयर मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, उन्होंने 5 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी भी अपनाई है 2027 तक इसको एलिमिनेट करने की, मिशन मोड इंडिया के नाम से। ठीक है भाई, और ये बोला है कि इसके लिए हम लोग नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को और 10 अगस्त को 2 बार मनाएंगे, ताकि हम लोग 2 बार इसके ऊपर कैंपेन चला सके। ठीक है, फरवरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो गया और ये मिड में हो गया ईयर में। सबसे ज्यादा असम, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, इन सब में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये पूरा। और ये जो है इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना में यहाँ पे देखने को मिलेगा मैक्सिमम 75%। ठीक है, 345 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपको ये लिम्फेटिक फेलियारिसिस जो है वो एक तरीके से इम्पैक्टफुल मिलेगा। ठीक है, अब लिम्फेटिक फिलियरिसिस के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली कि क्या है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं कि लिम्फेटिक फिलियरिसिस जो है ना, वो हमारे मॉस्किटोज की वजह से होता है, और हमारे लिम्फ सिस्टम में जाके वो ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा है, निग्लेक्टेड डिजीज है एक तरीके से ये। और इसका दूसरा नाम भी कौन सा है? एलिफेंटियासिस। क्या नाम है? एलिफेंटियासिस। ठीक है, और ये कौन से मॉस्किटो से होता है? जिसका नाम है क्यूलेक्स
मॉस्किटो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उससे क्या होता है? मलेरिया। सेम एज दैट वे क्यूलेस मॉस्किटो से आपको क्या देखने को मिलेगा? लिम्फेटिक डिजीज। तो यही है लिम्फेटिक फिलियारिसिस। ठीक है, वॉर्म्स के थ्रू ये फैलता है, अलग अलग नाम है इसकी, जिसमें हमारे लेग्स स्वेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लेग्स, आर्म्स, जेनिटल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा स्वेलिंग में चले जाते हैं, उसे कहते हैं लिम्फेटिक फिलियारिसिस। क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट आर्टिकल पूरा प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, कहाँ पे कितना कितने अमाउंट में है, ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वही हमारा सेकंड आर्टिकल डिजिटल पेमेंट के ऊपर। अभी आपको पता है कि यहाँ पर हमारी जो आरबीआई है उन्होंने यूपीआई को इंडिया, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस, कई जगह पे यहाँ पे किया है। तो डिजिटल पेमेंट की डिप्लोमेसी कहते हैं क्योंकि अपने इंडिया के बहुत से लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं एज अ ट्रैवलर। ठीक है, अब क्या है, मॉरिशियस में भी हम लोगों ने अभी जस्ट ही किया है, तो अब अगर कोई भी इंडियन पीपल मॉरिशियस जाते हैं तो वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और वही जो है मॉरिशियस का जो सिस्टम है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, आईपीएस, वो मॉरिशियस के लोग इंडिया आते हैं तो वो इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया? एक तरीके से कोलैबोरेशन हो गया कि आप एक दूसरे की यहाँ के डिजिटल पेमेंट के हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और कार्ड्स वगैरह भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इंडिया के रुपे कार्ड जो है वो मॉरिशस के एटीएम और पीओएस में यूज किए जा सकते हैं। मॉरिशस जो है पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने एशिया के बाहर रुपे टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है। ऐसे ही श्रीलंका भी है। श्रीलंका में भी अगर आप कभी जाते हैं, वहां पे आपको डिजिटल पेमेंट करनी है, तो इंडियन ट्रैवलर वहां पर क्यूआर कोड के तरीके से श्रीलंका की यूपीआई एप्स के थ्रू अपना पेमेंट पूरा कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, आप अपनी यहाँ पे पेमेंट पूरी कर सकते हो। ठीक है, जिससे फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा काम जो है वो एनपीसीआई देखती है। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्हीं की एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल पेमेंट्स के नाम से, जो कि पूरा आउटसाइड द वर्ल्ड देखती है। एनपीसीआई विद इन इंडिया देखती है, और एनआईपीएल जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स वाली, वो आउटसाइड इंडिया भी देखती है, जो कि यहाँ पर बैंक्स, नॉन बैंक, सबसे यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर सकती है। मॉरिशियस सेंट्रल बैंक जो है वो सब भी यहाँ पर पूरा इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है डिजिटल डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट, ई डिप्लोमेसी के नाम से, जहाँ पे इंटरनेट का यूज करके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके डिप्लोमेटिक चीजों को भी आप यहाँ पर अपने यहाँ पर देख सकते हो। मतलब कि इंटरनेट की हेल्प से आप सारा कुछ काम डिप्लोमेसी के रूप में करते हो। नया टॉपिक आया है ना ये। तो इससे क्या होगा कि डिप्लोमेसी में आपका ये सारी चीजें जो है डिजिटल चीजों में काफी ज्यादा नई नई पॉलिसी आती है, नए डिजिटल टूल्स आते हैं, और डिप्लोमेसी इंक्रीज होती है, और यहाँ पर फायदे मिलते हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, इंडिया जो है डिजिटल डिप्लोमेसी का यूज कर रही है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हम क्या, बाकी कंट्रीज भी यूज कर रही हैं फूड की सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए, ताकि सारी चीजें यहाँ पे की जा सके। साथ ही साथ मेक इन इंडिया प्रमोट हो रहा है। मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया में बनी है ये चीज, इंडिया का प्रमोशन हो रहा है इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, इनोवेटर्स के हिसाब से। ठीक है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया की प्रेजेंस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मोस्ट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन है ट्विटर पे हमारे प्रधानमंत्री। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ट्विटर हैंडल्स पे, वो भी सबसे बड़ा फॉलोइंग भी रखता है। तो ये है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ जाती है। G20 भी अभी हमने करा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिजिटल डिप्लोमेसी काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है। ये आईआर के लिए आपकी ज्यादा जरूरी रहेगी। आईआर जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, GS पेपर 2 जो आप तैयारी कर रहे हो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ऐसे ही अपना थर्ड आर्टिकल है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। डब्ल्यूएचओ ने अभी यहाँ पर ये बोला है कि भाई फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को हम लोग यहाँ पे प्रिवेंट करने वाले हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस के दिन हमने कमिटमेंट करी थी। February 6 को ये मनाया गया फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। मतलब कि बहुत सारी ऐसे फीमेल हैं जो कि इस तरीके से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन में यहाँ पर तरीके से डिजीज का शिकार हो जाती। कितनी होती हैं इसका अभी भी हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर अभी भी नहीं आया है। बहुत सी कंट्रीज से पता चला है कि इस तरीके से है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसके ऊपर बोला है। तो अब ये चीज एक्चुअली में है क्या, और ये कहाँ पे इंक्रीज ज्यादा हुई है, कहाँ पे इसका जो संख्या है वो ज्यादा है, तो वही हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या है। अब ये क्या होता है भाई, कि इसका मतलब ये होता है कि आप फीमेल्स जो हैं वो अपने जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं
वेजाइना और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनको रिमूव करवा देती है, पार्शली या टोटली रिमूव करा देती है। मेडिकल रीजंस भी हो सकता है, नॉन मेडिकल रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जिसमें इंडिया में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ये जो कल्चर प्रिवेलेंट है वो है दावोदी बोहरा में। इस्लाम का एक सेक्ट है जहां पे ये प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो रही है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में बोला जाता है इसको। तो ये एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जो यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जिसके बहुत बड़े इम्पैक्ट कॉम्प्लिकेशंस लेटर लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर FGM, जिसमें सबसे ज्यादा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका में इस चीज को यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। आप डिजीज भी कह सकते हो इसको, और ये खुद से भी किया जाता है। और UN के एजेंसीज ने यही बोला है कि इसको पहले तो प्रिवेंट करने की जरूरत है, फीमेल के साथ जो भी ये चीजें हो रही हैं उसको हमें सबसे पहले रोकने की जरूरत है, और साथ ही साथ विमेन के राइट्स कितने ज्यादा हैम्पर हो रहे हैं इससे, विमेन के राइट्स हमको यहाँ पे रोकने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कई लोगों ने इंडिया में भी जो है इसको बैन करने की बात कही है, और फिर भी ये प्रैक्टिस की जाती है। जैसे एक बार हुआ भी था कि 21 साल की एक लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने बोला था कि भाई उस समय के जो लीडर थे उनसे बोला था कि भाई इसको बैन करो। तो उस समय उन्होंने बोला कि बोहरा की महिलाओं को ये समझना चाहिए कि दिस इज आवर रिलीजियस प्रैक्टिस, ये हमें करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये चीजें बहुत निकली थी, लेकिन अभी UN ने भी इस चीज को बोला है कि फीमेल टॉलरेंस यहाँ पे ये चीज जीरो टॉलरेंस में रखी जाएगी। 6 फरवरी इसके लिए मनाया भी जाता है, और इसके लिए एक हैशटैग भी पॉपुलर हुआ था, हैशटैग मेन एंड FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये चीज जो है उसको बैन होना चाहिए। इसे बहुत सारे अलग से चल रहे हैं, इसे फीमेल की लाइफ, फीमेल के ब्लीडिंग, बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है, लेकिन वही है ना, कोई सुनने वाला नहीं है इस चीज के ऊपर। पहले के टाइम पे इससे काफी कम तो हुई है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा है। 15 से 19 साल की फीमेल है जिनको इसके ऊपर काफी बड़ा गुजरना पड़ता है इस पूरी चीज के ऊपर। तो ये जो है काफी ज्यादा पेनफुल रहता है। ये पेनफुल प्रोसेस भी है, और जब ये हील होता है तब भी ये पेनफुल प्रोसेस होता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। ठीक है, फीमेल को बैठने उठने में दिक्कत होती है, लेग्स के बिटवीन पेन होता है, डिप्रेशन रहना, वॉशरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करना बिकॉज यूरिनेशन में दिक्कत होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको एक छोटा सा आर्टिकल पता होना चाहिए। SDG के को ही यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा अगर ये चीज स्टॉप होगी तो। SDG क्या है आपको पता है, 2015 में UN जो है वो उसको लेकर के आई थी, जिसमें 17 गोल्स हैं। SDG @ 17 कहते हैं, 17 के 17 गोल्स आपको रट के जाने हैं, ताकि हम लोगों का एक सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार हो सके। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमारा ऐसा फ्यूचर तैयार हो जिसमें हम लोग किसी फ्यूचर जनरेशन को हार्म ना पहुंचाए, और फ्यूचर जनरेशन को सारे रिसोर्सेज मिल सके। तो SDG और हमारी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनको गोल्स को बनाया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, एम्प्लॉयमेंट रहे, सब एक साथ मिलके इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करें, सबको वर्क के अपॉर्चुनिटीज मिले, हेल्थ को इक्वल रखो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारे पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारे 17 गोल्स, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। पॉवर्टी खत्म करना, हंगर, ताकि कोई भी भूखा ना सोए, सबको हेल्थ अच्छी मिले, एजुकेशन अच्छी मिले, जेंडर इक्वालिटी रहे, साफ पानी मिले, सबको साफ सुथरी हवा मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, इंडस्ट्रीज बने, इनइक्वालिटी जो होती है लोगों के बीच में वो खत्म हो जाए, सस्टेनेबल कम्युनिटी सिटीज बनाए, प्रोडक्शन हो चीजों की, क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दिया जाए, और हमारे जो वाटर की लाइफ है उस पर ध्यान दो, लैंड की लाइफ पे ध्यान दो, और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग बना के पार्टनरशिप्स यहाँ पर इंक्रीज करिए। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे जो है वो आपको गोल्स देखने को मिलेंगे। ये है सारे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है, UN ने भी वही बताया है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब जगह से बहुत ज्यादा रिस्टोरेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के जो है वो इंस्टेंसेस देखे गए हैं। मतलब क्या है इस बात का, कि देखो भाई इकोसिस्टम हमारा रिवाइव करने की जरूरत है हमें, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हमारे जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो गया है, चाहे वो
फायर की वजह से, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, इन सब रीजंस की वजह से पूरा का पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड होता जा रहा है। उस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं, और वो इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट को इनिशिएट करना है, जिसमें लेबनान, मोरक्को, तुनिसिया, टर्की है, जिसमें यहाँ पर इनका जो जो फॉरेस्ट यहाँ पे खराब हुए थे, किसी भी रीजन की वजह से डिग्रेड हो गए हैं या वाइल्ड फायर आ गई है, उसको यहाँ पे स्टॉप करना है और उसको रिस्टोर करना है बाय 2030। इसको प्लानिंग करनी है वापस से रिस्टोरेशन। ऐसे लिविंग इंडस इनिशिएटिव पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने भी ये चीज स्टार्ट करी है। और साथ ही साथ 2030 तक जो है पूरा फ्लड्स और ये सब जो चीजें आती हैं उसको क्लीन करने की कोशिश करनी है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कनाडा, इक्वाडोर, इंडिया, न्यूजीलैंड, पेरू, श्रीलंका भी जुड़े हुए हैं। ऐसी एकॉन एंडिगा, ये है पेरू ने स्टार्ट किया था अपने फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करने के लिए, श्रीलंका ने मैंग्रोव को क्लीन करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट करा 2015 में। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, केवल इंडिया के ही नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे दी है। तेरई आर्क की जैसे एक लिस्ट है, तेरई आर्क यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये भी जाके जितने भी लो लैंड एरिया हैं उनके लिए नेपाल में स्टार्ट किया गया है। और एग्री अफ्रीका में भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, 6 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड में कार्बन स्टोरेज को इंक्रीज करना। अफ्रीका में भी ड्राई लैंड जो हो जाते हैं उनमें फॉरेस्ट ग्रो करना, उसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किए गए। वही अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो क्या इंडिया में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए कुछ किया है? तो बिल्कुल, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को उगाना वापस से। तो यहाँ पर फॉरेस्ट जितने भी डिग्रेड हो गए हैं उनको वापस से उगाने के लिए स्टार्ट किया गया है। ऐसे ही ये ग्रीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन क्या किए गए हैं, अमृत मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट अमृत है, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि वाटर सप्लाई और मैनेजमेंट इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, ये सारे मिशन अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किए गए हैं। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, तो ये सब मिशन जो है वो इम्प्रूव करते हैं और एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अभी रीड कर सकते हो ये सारे के सारे, ठीक है ना, या पढ़ सकते हो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें से भी सवाल बन सकता है कि कौन सा मिशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, इन्फॉर्मेशन को लर्न करना, लिखना, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करना वो आपकी जिम्मेदारी है। इन्फॉर्मेशन सारी मैं आपको यहाँ पर ही दे दूंगी कि भाई ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, पर उसको लिखना, उसको समझना, वो आपको भी ध्यान रखना है कि हमें भी इस चीजों को पढ़ते रहना है। ऐसे ही इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप, अभी अगर मैं बात करूं, कोविड-19 के पैंडेमिक से हम बाहर निकले, फिर रशिया यूक्रेन के वॉर के पैंडेमिक के एरा से बाहर निकले, तो अभी इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप कैसा चल रहा है? इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है वो ये कह सकते हैं कि अभी ग्रोथ जो है वो रेजिलियंट हो रही है। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? निरंतर विकास चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो है कि विकास जो है ना वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सबको मिल रहा है वो विकास पूरे इंडिया में, वो कुछ ही लिमिटेड पॉपुलेशन को मिल रहा है। तो वेल्थ गैप और फिर भी बढ़ता जा रहा है, प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है। प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो हाई एंड सेल जो है लग्जरी कार की बढ़ती जा रही है, लेकिन एक जगह पे, अमीरों में। लेकिन जो जो गरीब है, बीपीएल में आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, वो फूड के प्राइसेस जो जो इतने हाइक हो रहे हैं उससे परेशान है। तो जो एक गैप है ना रिच और पुअर के बीच में, वो गैप अभी भी देखने को मिल रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ है गैप। ठीक है, तो ये लॉन्ग एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। बहुत सी बुक्स भी आई हैं इसके ऊपर, जैसे कि एक बुक है रघुराम राजन जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं पहले, रोहित लांबा, उनकी बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। तो वही है कि हाई स्किल सर्विसेज हमें लेके आनी चाहिए। इन्होंने ये चीज बोली है अपनी बुक में कि क्लासिकल विजडम लेके आओ, और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे और ज्यादा ध्यान देने की नीड है। ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। सर्विस लेड ग्रोथ रखो, ग्रोथ जो भी करो सर्विस के ऊपर बेस होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स करो हायर एजुकेशन में, और एजुकेशन ही आपको वापस रिटर्न देगी, क्योंकि एजुकेशन ही आप जब प्रमोट करोगे तो वहीं के लोग आपको जो है इसका चीज का रिटर्न भी वापस देते रहेंगे। कल्चरली रूटेड डायग्नोसिस करना शुरू करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैग्नेट नहीं हो जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, सबको ध्यान देने की जरूरत है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत डीप होनी चाहिए। इन्होंने अपनी बुक में ये सब बताया, तो मैंने आपको बुक की एक समरी प्रोवाइड करी है। ठीक है, बुक तो मैंने भी एक्चुअली में रीड नहीं करी है प्रॉपर पूरी तरीके से, लेकिन जो जो उसकी समरी और वो सब मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से जो ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्लोज हुए हैं, मैं वही आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, कि ये वाले पॉइंट्स हमने इस चीज में देखे हैं कि ऐसा ऐसा इसमें हो सकता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, आप इन सबको भी रीड कर सकते हो। अब हमारे आते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पोंग डैम के ऊपर। पोंग डैम एक
जो है डैम भी है और एक ये वाइल्ड लाइफ सैंचुरी भी है। ठीक है, ब्यास रिवर के ऊपर है ये। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर के पास ये बना हुआ है डैम, इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। हिमाचल प्रदेश के का काफी बड़ा डैम है ये, काफी बड़ा रिजर्वायर है ये। ये फतेहपुर में बना हुआ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, 1975 में बना था ये, ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है, और महाराणा प्रताप के नाम पे इनको बना दिया गया था। ठीक है, और ये जो है रामसर कन्वेंशन के उसमें रामसर साइट भी बन चुका है, तो ये चीज भी ठीक लिखी हुई है। 42 किलोमीटर्स का ये पूरा एक बना हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 42 किलोमीटर्स का है। और इसके ऊपर एक रिजर्वायर भी है, महाराणा प्रताप रिजर्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही थी। थर्ड में ये है कि भाई इसमें इको सेंसिटिव एरिया को यहाँ पर एक्सटेंड किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट रीवैल्यूएट कर रही है, इस पूरे को चेक कर रही है, पौंग डैम के एरिया को, वाटर लेवल और इन सबको देखने के लिए पूरा चेक रख रही है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। ऐसे ही एक बहुत ही पुराना फोर्ट है जो कि न्यूज में आ गया था अभी। फोर्ट का नाम है अमन्या फोर्ट। क्या नाम है? अमन्या फोर्ट, और ये कहाँ पे है? साइबेरिया में। ठीक है, अभी ये न्यूज में आ गया था क्योंकि यहाँ पर जो है ये फोर्ट अभी मिला है कुछ टाइम पहले ही, तो ये न्यूज में आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। अमन्या फोर्ट जो है ये अमन्या रिवर के किनारे है। अमन्या रिवर के किनारे, जो कि 8,000 साल पहले बनाया गया था। हंटर गैदरर्स जो होते हैं ना, जो वहां पे शिकारी होते हैं, उन लोगों ने मिलके बनाया था ताकि वो लोग अपनी एग्रीकल्चर को इजीली रख सके साइबेरिया में। साइबेरिया कहाँ पे है? रशिया में है, जहाँ पे यूराल और माउंटेन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था पूरा। अमन्या फोर्ट रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ओल्डेस्ट फोर्ट है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, हाँ, तो ये देखो भाई, अमन्या फोर्ट ओल्ड है, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है, मतलब ये ऐसे कभी लिखा नहीं है। तो आप इसको बस नोन फोर्ट के रूप में याद रख सकते हो, ये अभी तक डिस्कवरी हुई है इसकी। हो सकता है इससे पहले का भी कोई हो, तो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है इसके अंदर पिट हाउसेस बने हुए, मिट्टी की दीवारें बनी हुई हैं, लकड़ी के तख्त बने हुए हैं, जहाँ पे कृषि और रक्षात्मक क्षमताओं का संकेत देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो बाकी आज का क्वेश्चन भी पोंग डैम के ऊपर ही है, आपको बताना है कि डैम्स किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और पूरा हेल्प करते हैं इन सब चीजों को कंट्रोल करने में। तो आपको ये इसमें एक आर्टिकल यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, आप इसको पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट है, इजी है सारा का सारा, आप सारा सारा लर्न करते जाइए साथ साथ इसको, और अपना देखते जाइए कि किस तरीके से इस पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल, सारा कुछ लर्न करिए यहाँ तक। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, जितना जितना क्लास में लिखवाया जा रहा है आपको, वो सारी चीजें आपको जो है लर्न करनी होंगी, मतलब समझना पड़ेगा कि इसमें से क्या क्या आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, मैंने तो आपको सारी बातें बता दी हैं, ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे भी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।